आखिरकार थिएटर में द राजा साहब रिलीज हो चुकी है भाई, किसकी? हमारे प्रभास भाई की। और नॉर्मल सी बात है, मैंने ये मूवी देख ली है और मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। लोग तो इसकी बुराई कर रहे हैं पर मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसको भी प्रभास के लिए ये मूवी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको नरसापुर फॉरेस्ट दिखाया जाता है और वो बहुत ही डरावना फॉरेस्ट था और रात का सीन था जहाँ पर हमें एक राजमहल को देखा जो कि बहुत ही डरावना था। देखने में लग रहा था इधर हर तरफ शैतानी रूहों का वास होगा। और यहीं से सीन चेंज होता है। मूवी का हीरो प्रभास को दिखाया जाता है, वो अपने नानी के साथ रहता है। इसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं और इसके पड़ोस में एक लड़की रहती है। ये लड़की राजा साहब पे पूरी लट्टू है और अपनी जान तक देने के लिए तैयार है और राजा साहब भी इसका फुल फायदा उठाता रहता है। और ये लड़की इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है क्योंकि राजा साहब को ये मन ही मन अपना पति मानती है। और इस फिल्म में राजा साहब बहुत ज्यादा चालू है, ये इस लड़की का फायदा उठाने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और इससे हर टाइम पे पैसे मांगता रहता है और इसे झूठे प्यार के ख्वाब दिखाता रहता है, कभी कमिटमेंट नहीं करता। यहीं से सीन चेंज होता है और इनकी नानी को दिखाया जाता है। इनकी नानी को भूलने की बीमारी है जो कि अल्जाइमर नाम की बीमारी है। और यहीं से स्टार्ट होती है ट्रेजेडी कहानी, यानी प्लस हॉरर प्लस कॉमेडी। जो कि इनके दादाजी वो खो गए हैं बहुत सालों पहले और नानी माँ है जो उन्हें पाना चाहती है। मतलब जो राजा साहब की नानी माँ है उनको भूलने की बीमारी भी है, ये भूल जाती है सब कुछ पर अपने पति को कभी नहीं भूलती। दादी माँ हमेशा सोचती रहती है कि उनका पति लौट के आएगा और बचपन से ही इनके राजा साहब को ये कहानी सुनाई है। और वो एक रानी थी, उसका पति एक राजा था, वो भी अपने पति को ढूंढ रही है और इंक्लूडिंग राजा साहब और ये लड़की भी सब चाहते हैं कि उनका पति मिल जाए, यानी हमारे प्यारे दादाजी। और ये लोग खुशी खुशी रह सके क्योंकि दादी माँ के मुंह से उन्होंने हर बार उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो बहुत ही भले आदमी थे, लोगों की मदद करते थे। और यहीं से सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि राजा साहब का दोस्त है। वो एक फोटो दिखाता है, उसने भी नई नई शादी की है। राजा साहब उसका मजाक उड़ा रहा था पर राजा साहब जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे उसके दादाजी खड़े थे, यानी चार मीनार के पीछे उसके दादाजी को स्पॉट किया गया है। वो फोटो के अंदर साफ दिखाई दे रहे थे। दादी उसको देख के बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। दादी कहती है तुम्हारे दादाजी को जल्दी से लेके आओ, तुम्हारे दादाजी जिंदा हैं। तो राजा साहब सबके सामने कमिटमेंट करते हैं कि मैं वादा करता हूँ दादाजी को लेके आऊंगा, नहीं तो मैं इधर नहीं आऊंगा। राजा साहब अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि चार मीनार की तरफ उसका कौन सा रिश्तेदार रहता है। तो उसको पता चलता है कि उसके मामा पुलिस में है और वो वहीं पे रहते हैं। मामा को पूरी बात बताते हैं तो मामा बोलते हैं मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढ दूंगा, उसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए लगेंगे। वो 5,000 रुपए के लिए इस लड़की की तरफ देखता है और लड़की कहती है ठीक है और वो अपने पापा से 5 लाख रुपए लाके राजा साहब को दे देती है। और वो राजा साहब बोलता है कि तुम दादी का ख्याल रखना, दादी के पास से बिल्कुल मत जाना। और राजा साहब बस पकड़ के निकल जाते हैं चार मीनार यानी दिल्ली। और जैसे ही वो दिल्ली की सड़कों पे जैसे ही बस से दिल्ली की सड़कों पे उतरता है तो एक ऑटो वाला मिलता है। और ऑटो वाला कौन है? वो है उनके गांव का जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो उससे बोलता है तू तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो बोलता है अरे यार ऑटो चलाता हूँ, क्या करूँ, गांव में झूठ बोलना पड़ता है। तो राजा साहब उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं मेरा मामा दिल्ली में रहता है और वो पुलिस वाला है। मामा ने बोला अगर 5 लाख सीआई को दिए तो दादाजी के सब तरफ पोस्टर लगवा देंगे और दादाजी को ढूंढ के देंगे, इसलिए मैं 5 लाख रुपए लेके आया हूँ और इस बैग में 5 लाख रुपए हैं। वो अपने दोस्त के साथ ऑटो में बैठ के निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सुंदर सी लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि क्रिश्चियन है और आगे जाकर नन बनने वाली है, पर उसके ऊपर वो लट्टू हो जाता है। सीधे उसके पीछे पीछे चर्च चला जाता है और चर्च में जाकर जब वो सुनता है कि एक छोटी सी बच्ची के लिए हार्ट के लिए मदद के लिए डोनेशन चाहिए तो वो 3 लाख डोनेशन कर देता है। और कन्फेक्स रूम में जाकर ये भी बता देता है कि एक लड़की से वो बहुत प्यार करता है जो कि पहली नजर में उस लड़की के ऊपर लट्टू हो चुका है। और कन्फेक्शन रूम के पिछले कमरे में कौन बैठा है? राजा साहब जिस पे लट्टू हुए हैं वो लड़की वही है ट्रेसी, जो कि सब कुछ सुन रही है कन्फेक्शन रूम में और उसके लिए प्रेयर भी करती है कि जल्द से जल्द वो लड़की तुम्हें मिल जाए। राजा साहब जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जाने के बाद राजा साहब कहानी सुनाने शुरू करते हैं। असलियत में क्या हुआ? उसकी दादी माँ देवनागरी राज्य की रानी होती है और उसका पति गंगा राजू उधर का राजा होता है जो कि उनका पति भी होता है और वो बहुत ही नेक दिल है और दिल से लोगों की मदद भी करता था। एक बार जब देवी माँ के वस्त्र चोरी हो गए और ये चोरी और किसी और ने नहीं महामंत्री वरिष्ठ ने की थी, वो देवी माँ के वस्त्र लेके निकल गया था और उनके पीछे उनके पति गंगा राजू, तभी से वो अपने पति को ढूंढ रही है। ये सब कुछ बोल के वो अपने दादा की मिसिंग कंप्लेंट लिखा देता है। यहीं से सीन चेंज हो जाता है। राजा साहब ट्रेसी से मिलने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उस पर बहुत ज्यादा फिदा हो चुके थे।
ट्रेसी तो नहीं मिलती, पर उसके पास एक फोन आता है जो कि ट्रेसी का ही था। ट्रेसी राजा साहब को गाली बकना शुरू कर देती है और बोलती है, अपने दादाजी की मिसिंग कंप्लेन लिखा रहे हो, तुम्हारा दादाजी लुटेरा है, मेरे 3 लाख चुरा के ले गया है। राजा साहब कहते हैं वो बहुत नेक दिल है, कभी चोरी नहीं करते। तो वो पूरा वाक्य सुनाती है उसको। वो छोटी सी बच्ची के लिए हॉस्पिटल गई थी 3 लाख रुपए जमा कराने के लिए, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे हिप्नोटाइज किया और कहा कि पैसे मैं जमा करा दूंगा, और उन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए ले लिए और 3 लाख का फ्रॉड करके वो वहां से चंपत हो गए। अब बेचारे राजा साहब करे तो करें क्या, 5 लाख तो टोटल थे, 3 लाख उन्होंने दान कर दिए, अब 3 लाख और चुकाने, अब क्या करेगा राजा साहब। इधर राजा साहब एक कैफे में बैठे हुए हैं अपने मामा के साथ, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें 3 लाख चुकाने हैं और 5 लाख मामा को भी देने हैं, अब करे तो करे क्या। तभी हम देखते हैं बैरागी करके एक लड़की आती है 1 करोड़ लेके, और वो बताती है कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी की मदद की थी, अब मेरे दादाजी के हालात सुधर चुके हैं और मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को 1 करोड़ देने का वादा किया था, तो वो 1 करोड़ लेके आई हूँ। राजा साहब तुरंत 1 करोड़ लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर वो कहती है मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं ये 1 करोड़ तुम्हारे दादाजी को ही दूंगी। राजा साहब अपना दिल का जाल बिछाए रहते हैं, जिस जाल में हर लड़की फंस जाती है। तभी उस बैग को लोकल गुंडों की नजर पड़ जाती है और लोकल गुंडे उस बैग को लेके भाग जाते हैं। और फिर क्या था भैया, राजा साहब उन गुंडों के पीछे पड़ जाते हैं और राजा साहब उन गुंडों के बीच में बहुत बढ़िया अच्छी खासी फाइट होती है, और इस लॉजिकल फाइट में राजा साहब जीत जाते हैं और राजा साहब की इस फाइट में लड़की टोटल इंप्रेस हो जाती है। और इधर राजा साहब के पास फिर से फोन आता है, राजा साहब को पुलिस स्टेशन में फिर से बुलाया जाता है। तभी राजा साहब देखते हैं कि जो आदमी पैसे लेके भागा था, महामंत्री वरिष्ठ, वो उनको फॉलो कर रहा है, वो उनके जाके वहां पीटना शुरू कर देता है। राजा साहब उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और उससे बोलते हैं तू सब कुछ लेके भाग गया और मेरे दादाजी तेरे पीछे इतने सालों से तुझे ढूंढ रहे हैं, तेरे कारण मेरे दादाजी गायब हो गए और मेरी दादी ने इतने सालों से ढूंढ रही है। पर ये क्या, महामंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो पूरा सीन ही चेंज हो गया। तुम्हारे दादाजी के बारे में तुमको जो पता है असलियत में वैसा नहीं है, वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही लोभी टाइप का आदमी था और तुम्हारी दादी माँ के दिमाग के साथ वो खेल रहा था। ये एक माया जाल है बेटा। इसकी बात पे राजा साहब को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर भेड़ भी आती है और अपना असली परिचय देती है और ये बताती है कि तुम्हारे दादाजी को हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। फिर उसके दादाजी के बारे में सब कुछ बताया जाता है और जब पता चलता है तो, और यहीं से कहानी पास्ट में चली जाती है। देवनगरी राज्य के बारे में बताया जाता है, वो बहुत ही विशाल राज्य था और बहुत ही खुशनुमा राज्य कहलाता था। तभी तुम्हारी दादी गरीब लोगों को खाना खिला रही थी, तभी तुम्हारे दादाजी वहां पहुंच जाते हैं और उसके हाथ से खाना छीनने की कोशिश करते हैं, पर सैनिक उसको धक्का देके गिरा देते हैं और वो बेइज्जती उसको बर्दाश्त नहीं होती, जबकि तुम्हारी दादी उसको खाना खिला देती है। पर बेइज्जती बर्दाश्त न होने के कारण वो उधर सबसे बड़े तांत्रिक काली शक्तियों को महारत हासिल करने के लिए निकल जाता है और वो सबसे बड़े तांत्रिक के पास जाता है जो आधा शैतान आधा इंसान है। वो उसके पास जाके अपना दुख सुनाता है और बोलता है मुझे सोना चाहिए और राजकुमारी माँ से विवाह भी करना है। फिर तांत्रिक उससे बोलता है कि मुझे खून चाहिए, खून की बलि चाहिए। उसके पास एक ही घोड़ा था, वो घोड़े की बलि देता है। तब भी तांत्रिक खुश नहीं होता तो अपना हाथ काट के उसको दे देता है। तांत्रिक जब खून की नदियां देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और तांत्रिक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तांत्रिक उसको तप करने के लिए बोलता है जो कि शैतानों के बीच में होगा। ये तब तुझे कुएं के अंदर करना होगा जहाँ बहुत बड़ा डरावना नर्क है, शैतान है, उसे देख रहे हैं, उसे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। वो तप करता रहता है, दिन रात बीत जाते हैं और आखिर में उसकी तपस्या सफल हो जाती है। तांत्रिक ने उसे एक ऐसा प्रसाद दिया जो कि गंगा माँ को खिलाने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से तेरे दादाजी के कैद में आ गया था। वो महल में घुसता है और अपनी शैतानी शक्तियों से सैनिकों को निरस्त कर देता है, उनको बेहोश कर देता है। फिर छल और कपट से तुम्हारी दादी माँ को वो प्रसाद खिला देता है और फिर वो प्रसाद वो तुम्हारी दादी माँ को खिला देता है और तुम्हारी दादी माँ पूरी तरीके से उसके वश में हो जाती है। वो जो बोलता था वही करती थी। धीरे धीरे राज्य की हर एक सोना चांदी जेवर वो सब अपने कब्जे में कर लेता है और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के हमारे देव हमारे भगवान के बेशकीमती आभूषण चुरा के वहां से भाग जाता है, जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष था। सारा इल्जाम मुझ पे लग गया था और सारे राज्य में मेरी बहुत ज्यादा थू हो रही थी और तुम्हारी दादी माँ भी मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। तुम्हारी दादी माँ का दिमाग पूरी तरीके से उसके वश में था, इसलिए वो कुछ नहीं देख पा रही थी। यहाँ तक कि तुम्हारी दादी माँ को उनके घर वालों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि राज्य से निकाल तक दिया और वो राज्य को छोड़ के चली गई। जब तुम्हारे पापा उनकी गोद में थे कुछ टाइम बाद ये भी खबर आई कि उनका बेटा जो है वो मर गया है और उनका एक लड़का भी हुआ था जो कि तुम हो राजा साहब। तब से मैं तुम्हारी तलाश में हूँ और तुम्हारी दादी को भी ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे दादा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब ये पूरी कहानी राजा साहब को पता चली तो राजा साहब की आंखों से आंसू आ गए। वो अपनी दादी को फोन करता है और बोलता है तू एक राजकुमारी होते हुए तूने इतना दुख दर्द कैसे सहा और इतना काम कैसे किया, तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियां लाके दूंगा और दादाजी को तेरे सामने जरूर लाऊंगा। फिर क्या था भैया, राजा साहब निकल पड़े। वो महामंत्री और भेड़ भी बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी को नरसरपुर के फॉरेस्ट में देखा गया है।
फिर क्या था भैया, राजा साहब अपनी छोटी मोटी पलटन के साथ निकल जाते हैं उस घने जंगल में, जो कि एक भूल भुलैया है। उसके बीचों बीच वो एक महल बसा हुआ था। उस महल के अंदर हर एक शैतानी रूह का वास था। राजा साहब अंदर जाते ही जोर जोर से पुकारना शुरू कर देते हैं, उसके दादाजी को गाली भी देते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी दादी को तूने कष्ट दिया है, अब उसका पश्चाताप तू करेगा। तेरा पूरा सोना, तेरा पूरा पैसा मेरी दादी के कदमों में रख दूंगा और तुझे घसीटते हुए मेरे दादी के पास लेके जाऊंगा। तभी वहां से एक इंसान की आवाज आती है रोने की, और वो जाके देखते हैं तो पता पड़ता है कि वहां पे एक कंपाउंडर है जो कि बुरी तरीके से जाल में फंसा हुआ है। जब राजा साहब उसको बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो पूरी कहानी बताने लगता है। उसके दादाजी की मौत सरकारी हॉस्पिटल में हो गई थी, लाश लावारिस थी, कोई लेने के लिए नहीं आया था, इसलिए उसने अस्थियां रख दी, अगर कोई आता तो पैसे ले लेगा। वो कंपाउंडर थोड़ा लालची था, तो लाश की पॉकेट के अंदर जो पैसे थे, जो भी उसका सामान था, वो सब कुछ उस कंपाउंडर ने ले लिया था। पर उसको क्या पता था उसका दादा उसको यहाँ पे ले आएगा और उसको कैद कर लेगा। उसको इतना सताया गया है कि और तुम बोल रहे हो कि पूरा पैसे लेके जाओगे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, 1 रुपया नहीं ले जाने देगा। और वो बोलता है असलियत में तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं और एक प्रेत आत्मा बन चुके हैं, फिर भी राजा साहब किसी की नहीं सुनते। राजा साहब उस कंपाउंडर की बिल्कुल नहीं सुनता और उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे सारा पैसा और सोना रखा हुआ था। उधर वो सब कुछ उठाने ही वाला था। उसके माँ बाप भी उसके साथ थे, भैरवी भी साथ थी, इसी के साथ वो जो ऑटो ड्राइवर था वो भी उन्हीं के साथ था। अब जब सारा पैसा उठाने ही वाले थे तभी मानो एक डरावना घटित होता है कि सारे के सारे डर जाते हैं। तभी उसके दादाजी गंगा राजू की आवाज आती है और वो बोलते हैं ये मेरा महल, मेरा शरीर है और ये जो पैसा है मेरा दिल है। मेरे मरने के बाद कोई भी इसका वारिस नहीं है, इसका वारिस सिर्फ मैं हूँ और ये महल मेरा पूरा शरीर है और मैं अभी जिंदा हूँ। तू क्या सोच रहा है, तू यहाँ पे खुद आया है, यहाँ पे तुझे मैं लेके आया हूँ। और इसके बाद क्या था, वो अपना शैतानी रूप सबको दिखाते हैं, जिसके हमारे सबकी फटके हाथ में आ जाती है। उल्टे पैर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर महल तो पूरा सील हो चुका था, वहाँ पूरा माया जाल फैला हुआ था। और जिधर भी गेट खोलते हैं वो सीधे वापस महल में ही पहुंच जाते हैं। कंपाउंडर बोलता है मैं बहुत टाइम से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कभी भी निकल नहीं पाता। कभी निकलने की कोशिश करता हूँ तो अचानक से बिना पटरी के ट्रेन सामने आ जाती है, कभी आग लग जाती है, मानो जैसे ये महल नहीं कोई भूल भुलैया हो। और इसी बीच में इतने सारे कॉमेडी सीन होते हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तभी राजा साहब और उसकी पलटन देखती है कि मेन गेट से एक कार अंदर आ रही है और गेट उनके लिए खुला है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो देखता है कि ये तो ट्रेसी है और ट्रेसी उसको गाली बकना शुरू कर देती है और बोलती है कि 3 लाख रुपए लेके तुम्हारे दादाजी भाग गए हैं और मुझे वो 3 लाख चाहिए। फिर क्या था, राजा साहब तो पहले ही ट्रेसी के प्यार में पागल थे और बोलते हैं अच्छा ट्रेसी तुम हो, तुम्हारे 3 लाख रुपए। ये बात भैरवी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि भैरवी और राजा साहब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और राजा साहब को जब ट्रेसी की तरफ अट्रैक्टिव देखती है तो भैरवी को बहुत बुरा लगता है और भैरवी कहती है कि इससे तुम्हारा क्या है, क्या ये लड़की वही है जिसे तुमने पहली नजर में प्यार करने लगे थे। पर राजा साहब गोल मोल घुमा के उस बात को खत्म कर देते हैं। ट्रेसी और उसके साथ जो आदमी था वो दोनों महल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वो पैसा भरना शुरू कर देते हैं। पर पैसा भरते समय उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं कि आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे और बेचारी ट्रेसी डर के मारे घर के बाहर निकलती है और वो राजा साहब की चिपक जाती है। जब राजा साहब उसको बताते हैं अपने दिल की बात कि तुम वही लड़की हो जिससे मैं बहुत प्यार करता था, यहाँ पर ट्रेसी और भैरवी आपस में भिड़ रही हैं कि वो प्यार किससे करता है। पर राजा साहब ने अपने दिल की बात ट्रेसी को चुपचाप बता दी है और ट्रेसी को भी पता है कि राजा साहब उससे बहुत प्यार करते हैं। पर भैरवी उसको बता देती है कि इसने इसको लव बाइट दी है। फिर क्या था, ट्रेसी और भैरवी के बीच में भिड़ंत शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे तीसरी लड़की भी आ जाती है। तीसरी लड़की वही जो कि गांव में रहने वाली थी, जो कि राजा साहब को मनी मन अपना पति मानती थी। अब यहाँ पे जो कॉमेडी का ब्लास्ट होता है वो देखने लायक है और इसी बीच में एक गाना आता है और यहाँ पे तीनों लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें हम तीनों में से एक को चुनना होगा और यहीं से कॉमेडी का ब्लास्ट स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम तो हमारी स्टोरी पे आ जाते हैं क्योंकि हमें हमारी स्टोरी पूरी करनी है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि राजू ने कॉल करा है वरिष्ठ महामंत्री को और दादी माँ को लेकर आने को बोला है हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। राजा साहब कहते हैं कि अगर दादाजी को जिंदा रखना है तो दादी माँ को उनसे मिलाना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, वरिष्ठ महामंत्री माँ के पास पहुंच जाते हैं, यानी दादी माँ के पास पहुंच जाते हैं और गंगा माँ देखते ही उसको कोसने लगती है क्योंकि वो भी माया जाल में फंसी हुई थी। अभी भी बेचारे वरिष्ठ मंत्री बोलते हैं मैं जो भी बोलूंगा आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। और राजा साहब ने बताया कि आपके पति की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है
हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। वो भगवान से मिन्नत मांगती थी कि मेरे पति को कुछ ना हो। तभी एकदम से उसको स्ट्रोक आ जाता है और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दादी माँ को लेके सीधे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी वरिष्ठ कॉल करता है राजा साहब को। राजा साहब को सब कुछ बताता है। राजा साहब बोलते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें फोन किया, मतलब ये एक मायाजाल था उसके दादाजी गंगा राजू का, और वो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रहा है। वो अपनी दादी से मिलने के लिए तुरंत कार में बैठता है, तुरंत कार को बहुत तेज स्पीड में जाते ही और हॉस्पिटल में खड़ी कर देता है। और जैसे वो हॉस्पिटल में जाता है तभी वहां पे उसको गंगा राजू दिखाई देता है और वो बोलता है कि तुम हॉस्पिटल में नहीं हो, तुम महल में हो। और जैसे ही वहां खोलता है तो महल में होता है। वो बुरी तरीके से राजा साहब डर जाता है। तभी ट्रेसी उसकी ये हालत देख के बोलती है कि हमें कोई साइकियाट्रिस्ट को बुलाना होगा जो बिना तामझाम किए ही लोगों के अंदर से भूत निकाल देते हैं। तो उनको बुलाया जाता है और वो महल के अंदर आते हुए देखते हैं कि हर जगह पे हिप्नोटाइज करने वाली चीजें लगी हुई हैं, जगह जगह पे इल्यूमिनाटी वाली चीजें लगी हुई हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करने वाली चीजें लगी हुई हैं। मतलब ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, इसको हर चीज में मास्टर हासिल है। वो इनको हिप्नोटाइज कर रहा है और इनको सब कुछ दिख रहा है। वो जो दिखाना चाहता है सोल को पूरी तरीके से कमजोर कर देता है और एक माया जाल में फंसा रहा है। वो राजा साहब को हिप्नोटाइज करने के लिए बोलता है और राजा साहब बोलते हैं कि मेरा शुरू से सपना है कि मैं एक समुद्र बीच में जाऊं जहाँ नीला आसमान हो और मैं वहां पे सफेद मोती चुन रहा हूँ। तो वो बोलता है कि आंखें बंद करो। वो उसको हिप्नोटाइज करना शुरू करता है और जब राजा साहब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने आप को एक बीच में पाते हैं, नीला समंदर, और वो वहां पे सफेद मोती चुन रहे थे। थोड़ी देर तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से सब कुछ अचानक बदल जाता है। खून से सना हुआ कमरा, उसी के साथ ये महल दिख रहा था। इसके अंदर एक कुआं है जहाँ पे उसके दादाजी लोगों की गर्दनें काट रहे थे। और तभी गंगा राजू को वो देखता है और गंगा राजू कहता है कि तू यहाँ से बच के निकल जाएगा। नहीं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद राजा साहब का हिप्नोटाइज टूट जाता है। तब वो साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि किस कमरे में तुमको लेके गए थे, मुझे उस कमरे में लेके चलो। उधर एक कुआं बना हुआ था जहाँ पर रस्सी लटक रही थी। फिर वो सब लोग मिलके कुएं से रस्सी खींचने लगते हैं तो उन रस्सियों से डेड बॉडी निकल रही थी जो बुरी तरीके से सड़ी गली हुई थी। और वो सभी लोग डेड बॉडियों को देख के वहां से दबे पे बाहर निकल जाते हैं, सारे के सारे भाग जाते हैं। पर वो साइकोलॉजिस्ट यानी वो डॉक्टर वहीं पे खड़ा रहता है और वहां पे गंगा राजू की आत्मा आ जाती है और वो बोलता है कि तू मेरी कि पद्म भूषण तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते। गंगा राजू की आत्मा डॉक्टर को हॉन्टेड चीजें दिखाने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो बाहर निकलता है और ये बोलता है कि अगर आपको इसे जीतना है तो आपको खुद से इतना कुछ ज्यादा अच्छा सोचना होगा, यानी अपने आप को हिप्नोटाइज करने वाली शक्तियों को रोकना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली करना होगा कि ये तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए। तभी गंगा राजू की आत्मा आती है और उस डॉक्टर को ऊपर लेके जाती है हवा में और नीचे फेंकती है और सीधे महल के बाहर जाके निकाल फेंकती है। और फिर से राजा साहब उनकी पलटन उस महल में अकेली हो जाती है। अब उसको उस महल से कौन निकालेगा। तभी सीन चेंज हो जाता है। हॉस्पिटल में दादी की हालत बहुत खराब है और 2 घंटे के अंदर दादी कभी भी मर सकती है। तभी हम देखते हैं कि राजा साहब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गेट तोड़ते हुए हॉस्पिटल चले जाते हैं और अपनी दादी को देखते हैं। पर एकदम से उसको एहसास होता है कि ये तो एक भ्रम है, कि सब कुछ उसके दादाजी उसे दिखा रहे थे। असलियत में उसने गाड़ी स्टार्ट की ही नहीं थी। तो इसके दादाजी उसको बताते हैं अगर तुम्हारी दादी की नॉर्मल डेथ हुई तो मैं फिर से जन्म लूंगा और 6 साल के बाद इस पूरी संपत्ति को भोग सकूंगा, क्योंकि इस दौलत को कमाते कमाते मैं इतना बूढ़ा हो चुका था कि मैं इस दौलत को भोग नहीं पाया। और ये सबको मेरे तांत्रिक तंत्र वाले तंत्र ने बताया है और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि वो आज रात तुम्हारी दादी माँ के अपने प्राण हाथ में ले लेंगे और तुम्हारी दादी माँ अपने प्राण हाथ धो बैठेगी और फिर मेरा पुनर्जन्म होगा। राजा साहब ये सब कुछ सुन के बुरी तरीके से तड़प उठता है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजा साहब के हाथ में कुछ भी नहीं था, पर वो सबको महल से बाहर निकाल देता है और खुद महल के अंदर जाके दरवाजा लॉक कर देता है और हाथ में एक मशाल ले लेता है और सारी संपत्ति को आग लगाने की कोशिश करने लगता है। और ये मानो उसकी एक भूल थी। वो जैसे ही पैसों को आग लगाता है उसके ऊपर फिर से इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी दादी को आग लगा रहा है। वो फिर से होश में आता है। उसको लगता है कि उसने अपनी दादी माँ को जान से मार दिया है, जिसे वो बहुत प्यार करता था। इसके दिमाग से खेल रहा था उसका दादा गंगू राजू। मतलब वो अपने पैसों को ऐसे जलने नहीं देगा। दूसरी जगह हम देखते हैं राजा साहब एकदम बेबस हो चुके हैं और वो बेचारे नीचे गिर पड़े। तभी उसको दिमाग में साइकोलॉजिस्ट की बात याद आने लगती है, यानी उस डॉक्टर की बात याद आने लगती है, जहां पर उस डॉक्टर ने बोला था कि खुद को हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, खुद के मन को गहराई जाकर खुद की सोच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर वो अपने आंखें बंद करता है और अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है। वो अपनी दादी माँ के बारे में सोचने लगता है कि वो कौन थी, देवनगरी की रानी थी। वो बहुत ज्यादा कोशिशें करता है और आखिर में उसकी दादी
माँ की आत्मा से वो जुड़ जाता है। तब उसकी दादी माँ उसे राह दिखाती है और बोलती है कि शैतान को तुझे ही खत्म करना पड़ेगा। राजा साहब और उसकी दादी माँ उसे शक्ति प्रदान करती है, जिसके कारण राजा साहब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और पूरे महल में आग लगाना शुरू कर देता है। गंगा राजू को कोई भी तरकीब अभी काम नहीं आ रही थी। तभी वो अपने तांत्रिक को याद करता है और बोलता है कि तुम मुझ में समा जाओ, तभी मैं इसको हरा पाऊंगा। तांत्रिक बोलता है इतना आसान नहीं होगा, ये पूरे इंद्रियों से जुड़ रहा है। तब भगवान उसका साथ दे रहा है, इससे पहले इसको तुझे खत्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं तांत्रिक जब गंगा राजू के शरीर में आ जाता है, वो एक विशाल दानव बन जाता है। वो दानव राजा साहब को पकड़ लेता है और उसके अंदर की रूह खींचना शुरू कर देता है और दूसरी जगह राजा साहब पूरी तरीके से बेबस हो जाते हैं और इधर दादी माँ राजा साहब को अपनी पूरी शक्ति दे देती है। तभी हम देखते हैं कि हर इंद्रियां अनलॉक हो जाती हैं और भगवान भी राजा साहब का साथ देते हैं और इस शैतान को वो हरा देते हैं। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। गंगा किनारे दादाजी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दादी माँ को सामने लाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि दादी माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। सब डरे हुए थे, पर दादी माँ बोलती है कि ये कौन है। ये सुनने के बाद तो हर कोई शौक था, क्योंकि दादी माँ दादा साहब को ढूंढने के लिए पूरी फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, पर दादी माँ दादाजी को भूल गई। और दादी माँ जब बोलती है कि ये कौन है, मैं नहीं जानती, राजा साहब बोलते हैं दादी माँ पहचानो ये कौन है, तो वो बोलती है अरे ये तो राजपाल यादव है। बेचारी दादी तो सब कुछ भूल गई, पर ये तीनों लड़कियां राजा साहब के पीछे पड़ गई। अब राजा साहब किसको मिले ये तो पता नहीं, पर हाँ वहां पे राजा साहब पीछे पीछे भगते हुए किसी के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो एक सर्कस में पहुंच जाते हैं। वहां पे एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में हथौड़ा था और वो बिल्कुल सर्कस का जोकर लग रहा था। जब उसका चेहरा दिखाया गया, उसकी शक्ल जोकर जैसी थी, वो हूबहू राजा साहब जैसा लग रहा था। यानी कि नेक्स्ट ईयर राजा साहब 2 आने वाली है और नीचे से निकलता है राजा साहब 2 और यहीं